कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी लाइफ? कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? और अभी 70th बीपीएससी को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? शेयर ज़रूर करना मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? आप वीडियोस क्यों नहीं ला रहे हो? री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने में आप लोगों के सामने आज आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे साथ बहुत टाइम से हो और मिड ऑफ द प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट करा था तो उसके कुछ मंथ्स बाद आप लोग मेरे साथ आ गए थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग को सबको पता था मैं कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर रही हूँ, मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कौन कौन से टॉपिक्स उठा रही हूँ, पर डे मेरा क्या रूटीन है, एवरीथिंग। तो उन सब के बाद भी मैं आज ये कह रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम्स अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैंने उतने भी अटेम्प्ट्स नहीं किए कि लाइक एक जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है तो मैं उसको भी क्रॉस नहीं कर पाऊँगी, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सारी चीज़ें मैं फेस नहीं कर पा रही थी खुद से, इसलिए सबसे बड़ा चीज़ था कि मैं आप लोगों के सामने आ नहीं रही थी कि मैं क्या ही रिस्पॉन्स करूँगी आप लोगों को, मेरा खुद का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी मेरे लिए, बट फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ऑनेस्ट रहना इज़ माई प्रायोरिटी। कैसा एग्ज़ाम हुआ? तो क्वेश्चंस जो थे वो बहुत इजी थे, बिल्कुल नहीं कह सकते कि टफ़ क्वेश्चंस थे, जैसा कि चेयरमैन ने कहा था कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं था। ऑल्दो क्वेश्चंस अच्छे थे बट बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थे, फॉर विच आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। बट मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगी कि मेरा जो एक्यूरेसी रेट है वो सही था। मैंने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे उनमें से 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हैं। तो वो एक चीज़ मेरे को स्ट्रेंथ दे रही है कि मैंने जो भी करा वो उसकी एक्यूरेसी रेट काफ़ी सही थी। तो ये था। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके ऑप्शंस इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे कि ऐसा लग रहा था कि ये होगा या फिर वो होगा। जैसा कि आप एक क्वेश्चन था कि एआई पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तो कुछ लोगों ने मुंबई लगाया, कुछ लोगों ने चेन्नई लगाया। फिर एक और क्वेश्चंस था रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था, जिसमें फंगी एंड एल्गी वाला जो था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे नहीं बट फिर भी हाँ क्वेश्चंस थे। पॉलिटी से सब क्लॉज वाले क्वेश्चंस थे विच वर टू कंफ्यूजिंग। क्लॉज मतलब उतना मैं ध्यान में रख के नहीं गई थी, और बजट से भी जो क्वेश्चंस थे वो टू द पॉइंट थे, नंबर्स में थे। दैट वाज टू गुड, और वो मेरे बहुत ही अच्छे गए, उसके मेरे एक्यूरेसी रेट भी बहुत सही थी। तो ये सारी चीज़ें थी। एग्ज़ाम्स मेरा अच्छा नहीं गया, इसलिए भी वीडियोस नहीं आ रही थी, और मैं कंटिन्यू करने का जो एक स्ट्रेंथ होता है वो खुद में नहीं जुटा पा रही थी। तो ये था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस। आई नो मुझे और ज़्यादा अटेम्प्ट्स लेने चाहिए थे, बट उसमें से 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने लाइक डाउट में ही टिक आउट किया, क्वेश्चन पे ही। बट मैं उसको डाउट में थी, कंफ्यूज्ड थी, इसलिए मैं वो ओएमआर पे फिल नहीं कर पाई कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी, इसलिए मैं वहाँ पे कर नहीं पाई। और मेरा लक इतना ख़राब कि मैंने उन सारे 10 से 15 क्वेश्चंस जब आके घर पे मिलाए गाइस, तो उसमें से मेरे टोटल 10 क्वेश्चंस करेक्ट थे। और मुझे फिर इतना अफसोस हुआ कि शायद मैं लगा देती तो मे बी हो सकता था मैं कट ऑफ क्रॉस पर कर पाती। तो इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे कि मुझे करना चाहिए था, और ये मैंने बहुत ही बेवकूफ़ी वाला स्टेप लिया कि मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करे। मेरे को जिसमें मैं श्योर थी सिर्फ मैंने वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे एग्ज़ाम्स को लेके, जो सारी चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की। बात आती है अब री एग्ज़ाम की, तो ये आयोग जो है वो बहुत ही गलत कर रही है।
मैनेजमेंट फेल उन लोगों की हो रही है और उसकी भरपाई हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसीलिए डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी री एग्ज़ाम होता है तो कभी लीक हो जाता है पेपर, तो कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण बच्चे बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मेरा अभी फर्स्ट ईयर मैंने एक्सपीरियंस ये 2023 से मैंने स्टार्ट किया था, अपने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने स्टार्ट करा था। सोचा कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सही सेकेंड अटेम्प्ट में मे भी होगा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट ही एक तो कि टाइम पे नहीं हुआ एग्ज़ाम, उसके बाद फिर टाइम पे हुआ भी तो बापू परिसर में क्या हुआ आप लोगों से वो चीज़ें छिपी नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी लगभग 5-6 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चे सत्याग्रह पे हैं, अब आमरण सत्याग्रह पे भी उतर चुके हैं, बट आयोग सुन नहीं रही है। और जब फर्स्ट वीडियो आई थी बापू परिसर की लीक होने वाली वीडियो आई थी, तो आयोग ने कहा कि हम जांच बिठाएंगे, और जांच बिठाने के बाद सीसीटीवी में ये भी आया कि ये रियल इंसिडेंट्स है, जो भी हुआ है बापू परिसर में। लोग ग्रुपिंग में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे, कोई फ़ोन से कर रहा है, ग्रुप में बैठ के डिस्कस करके कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें सामने आई थी। और यहाँ पे बिहार और यूपी के बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं, हो नहीं पाता ढंग से। तो अगर आप सिर्फ बापू परिसर का एग्ज़ाम अगर आप वापस से लोगे तो दैट विल बी वेरी मच अनफेयर फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। हमारे पास फंडामेंटल राइट है, क्यों पढ़ते हैं जब इम्प्लीमेंट नहीं होता? तो हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, शायद हमारे चेयरमैन ये चीज़ भूल गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बट उनको शायद समझ नहीं आ रहा। तो री एग्ज़ाम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, मेरा पर्सनल जो पीओवी है वो होना चाहिए री एग्ज़ाम वापस से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिहार में होती है और यूपी में होती है जिसके कारण बच्चे एक साल एग्ज़ाम देते हैं तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सीटें बिक जाती हैं। तो इस बार भी बहुत बच्चे का ऐसा हुआ, मैंने देखा हर एक सेंटर पे सुनने में आ रहा है 10 से 15 मिनट क्वेश्चंस लेट हुए हैं। मेरा खुद सेंटर औरंगाबाद था, जहाँ पे हमें कॉपी 12:20 से 25 के बीच में मिली थी, और 2:05 में हमारी कॉपी ले ली गई थी, हमारी ओएमआर सीट ले ली गई थी। तो ये जो भी हमारा 15 से 20 मिनट का लॉस हुआ, क्या ये आयोग देगी? नहीं देगी। तो बहुत सारे सेंटर्स पे क्वेश्चंस लेट डिस्ट्रीब्यूट हुए। चलिए दैट विल बी एक्सेप्टेबल, नो इश्यूज़, बट आप सिर्फ उन लोगों का एग्ज़ाम करवाओ, दैट इज़ नॉट फेयर। आप लोगों को, आयोग को री एग्ज़ाम करवाने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीरियस हैं और प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं, बट उनकी बात कोई सुन तक नहीं रहा। तो ये फेलियर ऑफ द सिस्टम है हमारे स्टेट में। तो ये था री एग्ज़ाम का मेरा ओपिनियन। आपका क्या है कमेंट में शेयर ज़रूर करना। और आगे अगर मेरा प्लान और स्टेबिलिटी आपको बताऊं तो मेरा ये चल रहा है कि अभी फ़िलहाल मैंने एमबीए में एडमिशन लिया है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स का बैकग्राउंड है, कॉमर्स था। देयर आफ्टर मैंने बीबीए करा है ग्रेजुएशन में, उसके बाद अभी फिर मैंने बीबीए के जस्ट बाद मैंने बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मुझे करीबन कुछ समय जो है वो मुझे लग गया सिलेबस समझने में ही, कहाँ से पढ़ना है। कोचिंग जब सजेस्ट कर रही थी तो उसमें से भी चूज़ करना था कि जो सजेस्ट कर रही है उसमें से मेरे लिए रिलायबल कौन सा है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग गया। तो अगर ये न्यू कमर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको बताऊंगी कि अगर आप बीपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अर्ली ग्रेजुएशन से भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ग्रेजुएशन में इनफ टाइम होता है साइड से चीज़ों को करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने डीयू से एमबीए में एडमिशन लिया है, जिसकी बुक्स मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ, देख सकते हैं। डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन टूल्स की ये बुक है। तो अभी मेरा एग्ज़ाम्स होने वाला है जनवरी में, 7 जनवरी से मेरे एमबीए के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं उनके प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। तो एक ये भी रीज़न है कि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं ला पा रही हूँ। और बहुत सारे लोगों का ये भी पीओवी होता है कि एक ही ऑप्शन रखना चाहिए ताकि
दूसरा कोई ऑप्शन ना दिखे हमारे लाइफ में तो हम एक ही ऑप्शन के साथ जा सकें। बट मेरा है कि मेरे पास ऑप्शन एक बी ज़रूर होना चाहिए ताकि मैं लाइफ में बैठ ना पाऊँ, कुछ ना कुछ मैं करूँ। इन केस अगर नहीं होता है तो मैं कॉरपोरेट में भी अपना नाम कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो मैं अपने लाइफ में ऑप्शन बी रखती हूँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में एक साथ हो रही हैं। डिसीजन टेकिंग पावर जो है मेरा, वो वीक कह सकते हैं। मैं डिसीज़न एक अच्छे से ढंग से ले नहीं पाती और वो मेरा लाइफ का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो MBA में मैंने एडमिशन लिया है, उसके एग्ज़ाम्स हैं मेरे, और री एग्ज़ाम होता भी है तो पता नहीं मैं दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि MBA के एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर इसको छोड़ा तो बैक लग जाएगा मेरा, तो इसको भी नहीं छोड़ सकती मैं। और चूँकि ये मेरा जो वोकेशनल कोर्स का एक टेक्निकल डिग्री MBA हो जाएगा, तो देखिए अभी री एग्ज़ाम का क्या होता है। उसके बाद लाइफ में एक ऐसा स्टेज भी आता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होता है। बहुत लोग कहेंगे अरे आपका तो अभी फर्स्ट ही है, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। चीज़ें हमेशा आपके फेवर में नहीं होती हैं। किन्हीं को जल्दी चाहिए होता है कुछ, किन्हीं के पास टाइम होता है कि वो टाइम दे सकते हैं। मेरे से गलती यही हुई कि अगर मुझे BPSC करना था तो मुझे ये डिसीज़न पहले लेना चाहिए था और अर्ली ग्रेजुएशन या मिड ग्रेजुएशन से ही मुझे ये स्टार्ट कर देना चाहिए था। बट नो इशूज़, आई विल कंटिन्यू दिस फॉर श्योर। तो लाइफ में क्या होता है वो आपके डिसीजंस पे भी डिपेंड करता है। और मुझे अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो मेंस की तैयारी आप में से बहुत लोग करने लगे होंगे, तो एक ये भी है कि अभी मुझे मेंस कहाँ से करना है, मैं उसके सर्च में भी हूँ। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ फाउंडेशन कोर्स किया था जिसमें चीज़ें बहुत शॉर्ट और ब्रीफ वे में थी, जो कि PT के लिए इनफ है, मेंस के लिए नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं मेंस के लिए देख रही हूँ, आंसर राइटिंग भी कर रही हूँ। तो चीज़ें जैसे ही मेरे माइंड में सॉर्टेड होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यार यही था, और आपको जो भी लगा हो तो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। और फिर आगे देखिए, होप कि री एग्ज़ाम हो और मैं भी दे पाऊँ। तो ये था मेरा होल एक्सपीरियंस। और अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, हॉस्टल के बारे में बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते रहते हैं, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर भी करूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो मैं मेंस के सोर्सेज पे भी कर सकती हूँ। अगर मुझे चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी मेरे माइंड में तो मैं मेंस की भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।